हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर लेखांकन की अवधारणा का दो टॉपिक लेखांकन की शाखाएं और लेखांकन की प्रणालियों को समझेंगे। सबसे पहले हम लेखांकन की शाखाएं आती है। जिस तरह पेड़ में बहुत सी शाखाएं होती है, उसी तरह लेखांकन की बहुत सी शाखाएं होती हैं। यहाँ पे मैं आपको चार बता रहा हूँ: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, सामाजिक दायित्व लेखांकन। सबसे पहला है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन वो शाखा होती है लेखांकन की जिसमें किसी भी व्यवसाय के वित्त से संबंधित लेन देन को पहचानना, उसको मापना, उसका लेखा करना, उसका विश्लेषण करना, सारांश निकालना आदि जितनी भी बातें होती हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं। वित्तीय लेखांकन ज़्यादातर हर व्यापारी द्वारा बनाया जाता है और इसकी मदद से व्यापारी व्यापार की लाभ, हानि, संपत्ति, दायित्व इनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद आता है लागत लेखांकन। ये ज़्यादातर कारखाने या ऐसे व्यवसाय द्वारा बनाया जाता है जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। लागत लेखांकन की मदद से हम वस्तु की लागत ज्ञात करते हैं। मान लीजिए पेन है, ये जो पेन है ये कितनी इसे बनाने में कितनी लागत लगी है, उसे ज्ञात करने के लिए हम लागत लेखांकन का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी वस्तु की लागत ज्ञात करेंगे उसी के बाद फिर हम उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो लागत लेखांकन जो होता है वो किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है और प्रबंधक को बहुत सारी जानकारियाँ की ज़रूरत होती है। वो जितनी भी जानकारियाँ या सूचनाएं होती है वो प्रबंधकीय लेखांकन से प्राप्त होती है। इससे व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। सामाजिक दायित्व लेखांकन, जैसा कि हमें पता है कि व्यवसाय के लाभ कमाने के अलावा समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और उन दायित्वों को कैसे पूरा करना है यह हमें सामाजिक दायित्व लेखांकन के द्वारा ज्ञात होता है। सामाजिक दायित्व लेखांकन हमें ये बताता है कि समाज के प्रति हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व है और उन उत्तरदायित्वों को हम बिना किसी विपरीत प्रभाव के व्यापार पे बिना किसी विपरीत प्रभाव के कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह ये लेखांकन की चार शाखाएँ हैं। अब आते हैं लेखांकन करने की अलग अलग प्रणालियाँ या मेथड होती है। सबसे पहली होती है भारतीय प्रणाली। ये भारत में अपनाई जाती है और ये भारतीय प्रणाली जो होती है इसमें जो लेखा किए जाते हैं कि किसी भी भारतीय भाषा में किए जाते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगाली किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली पर ही स्थित होती है जिसमें कि जितने भी लेन देन होते हैं उनको दो बार लिखा जाता है। भारतीय प्रणाली ज़्यादातर अभी भी जो सोने चांदी का व्यापार करने वाले या बर्तन बेचने वाले वो प्रयोग में करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी बहियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि एक पेन बंधा हुआ होता है और इसमें भारतीय भाषा में लेखा किया जाता है। दूसरा है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब होता है वो प्रणाली जिसमें कि किसी भी लेन देन को दो बार लिखा जाता है, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। या दूसरे शब्दों में कहे वो प्रणाली जिसमें कि किसी भी लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं वो क्या कहलाता है? दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली संपूर्ण प्रणाली भी कही जाती है और वैज्ञानिक प्रणाली भी कही जाती है और इसकी मदद से हम सही लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आती है इकहरा लेखा प्रणाली। वो प्रणाली जिसमें किसी एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है, दोनों पक्षों का लेखा नहीं किया जाता है, सिर्फ किसी एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है, वो कहलाता है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली जो होती है वो छोटे व्यापारियों द्वारा उपयोग में किया जाता है और इससे सही लाभ या हानि कभी भी ज्ञात नहीं होती है, इसलिए इसे अवैज्ञानिक और अपूर्ण लेखा प्रणाली माना जाता है। और सबसे आखिरी होती है रोकड़ प्रणाली। वो प्रणाली जिसमें सिर्फ व्यापार के उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जो कि नकद में होता है। अगर आपने व्यापार में कुछ उधार बेचा है या उधार खरीदा है या जिसका भुगतान करना बाकी है उसका लेखा नहीं किया जाता है। इसलिए रोकड़ प्रणाली की मदद से भी व्यापार की सही वित्तीय स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस तरह ये लेखांकन की चार शाखाएँ और ये लेखांकन की चार प्रणाली हैं। थैंक यू।